एनीवे अब आते हैं जो सबसे क्रक्स ऑफ द पॉडकास्ट है। अभी जो एस्पिरेंट्स हैं आईआईटी जेई 2024 में अपीयर होने वाले हैं। हम 2014 में अपीयर हुए थे, एग्जैक्टली 10 साल पहले। तो 10 साल के बाद जो एक डेकेड के बाद जो नई जनरेशन आईआईटीज में अपीयर होने वाली है, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? और फिर जो भी 8 महीने बाकी रह गए हैं उसमें उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि वो आईआईटी क्रैक कर सकें? मेरा तो यही मानना है कि जैसे कि कोई भी चीज कर रहे हैं हम लोग, जैसे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन हो गया, जी मेंस के लिए प्रिपरेशन हो गया, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक बढ़िया स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो वो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि अब बहुत ही नजदीक आ गया जी मेंस या फिर बहुत ही नजदीक आ गया जी एडवांस, तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं करके एकदम अचानक किताब लेके बैठ गए। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले एक फुल प्रूफ हो, एकदम प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, और फिर जाके उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करो। Hello, friends. Welcome to the IITN podcast. In this episode, we have a very special guest who is also a very good friend of mine, the one and only Mr. Ashok Kumar Sahu, who is an engineer from IIT Kharagpur, and he is currently working as a scientist at Department of Atomic Energy, the Government of India. On a side note, if you are enjoying this podcast, please subscribe to our channel so you never miss an episode. With that out of the way, let's welcome मिस्टर अशोक कुमार साहू। वेलकम अशोक टू आईआईटीएन पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार ऐसा कोई पॉडकास्ट के बारे में सुना है मैंने, और आके बढ़िया ही लग रहा है। और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जारी रखिए, आपका जो भी एफर्ट है वो जारी रखिए, बढ़िया ही। थैंक यू। होपफुली तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपको। आपने नेशनल सुपर 100 में आईआईटी जेई की कोचिंग करी थी, और उससे पहले नवोदय के स्टूडेंट भी हैं आप। और फिर आप आईआईटी खड़गपुर गए, वहाँ पे आपने 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। और फिर उसके बाद सैमसंग में आपने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया, उनके आर एंड डी डिवीजन में। और फिर उसके बाद आपने अचानक एकदम अपना रास्ता ही बदल लिया, डायरेक्ट साइंटिस्ट बन गए आप बार्क में। तो शुरू करते हैं कि बार्क में अभी तक का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? तो थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। और तो इसका जो बार्क जो है, इसका एक यूनिट है। तो वैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बहुत सारे यूनिट है, तो उसमें से बार्क एक यूनिट है। और मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वो इंदौर है, मतलब कि हम लोग एक अलग सा यूनिट है, जिसका नाम है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। वो ओके। इंदौर में, मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो बार्क जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे जो मेन यूनिट है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं जिस यूनिट पे काम करता हूँ, मैं बार्क का एक सिस्टर यूनिट पे काम करता हूँ, और हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। ऑल राइट, ग्रेट। तो बेसिकली आप डीएई में काम करते हैं, एंड हाँ। बार्क इज जस्ट यूनिट ऑफ डीएई। और फिर हाँ, आप तो जिस मतलब कि यूनिट में सबसे बड़ा काम करते यूनिट हैं है वो वो। एक बार्क सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। हाँ। अब आते हैं कि किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं आप लोग। आई मीन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एडवांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे आप लोग काम कर रहे हैं। और कुछ मतलब ऐसा एलियन टाइप का काम है आप लोगों का। तो थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को कि कैसा काम होता है आपके यहाँ। मतलब कि वैसे काम तो जो होता है, वैसे सुन के लगता है कि एटॉमिक एनर्जी या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर कुछ भी ऐसे सुन के लगता है कि कुछ खतरनाक वाला काम होता होगा, मतलब कि पूरा एकदम न्यूक्लियर रिएक्टर रेडिएशन के ऊपर काम होता होगा। पर हाँ, उसके ऊपर भी होता है, पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें मतलब कि नॉन न्यूक्लियर काम भी होता है। तो सब चीज मिक्सड है यहाँ पे। और सिर्फ ऐसे रिसर्च का काम भी नहीं होता है, रिसर्च प्लस डेवलपमेंट दोनों का ही काम रहता है। और मेरा जो काम है वो मोस्टली मतलब कि कोर्स के रिलेटेड ही है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली
सिग्नल प्रोसेसिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इसके ऊपर काम करता। ऑल राइट। ठीक है, तो अब सैमसंग में आप काम कर रहे थे, और आई थिंक लगभग 3.5 ईयर्स तक आपने वहाँ पे काम किया, और फिर सडनली जी। आपने डिसाइड किया कि अब यहाँ काम नहीं करना है। क्या वजह थी, मतलब और आई मीन एग्जैक्टली क्या चीज़ की कमी थी कॉरपोरेट में, जो आप फिर बार्क में जाने का डिसीजन लिया आपने? क्या रीज़न था? हाँ मतलब कि ये यही सवाल मतलब कि मुझे काफी बार मैंने ये सवाल को फेस किया है। तो ये वैसे कोई सैमसंग में बढ़िया ही था मेरा एक्सपीरियंस। वहाँ पे काम भी बढ़िया था, और आगे का मुझे दिख भी रहा था कि कैरियर ग्रोथ बढ़िया ही है, पैकेजेस भी अच्छा था, जो सैलरी वगैरह हो गया वो भी बढ़िया ही था। पर उसके बावजूद भी मैं उसको छोड़ के यहाँ आया, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे। ओके। आई मीन एक तो रीज़न होता है कि गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही सिक्योर है, और फिर वो मीम चलता रहता है कि लड़कियां मिल रही हैं, शादियां हो रही हैं गवर्नमेंट जॉब वालों की। बाकी तो मतलब कुछ ऐसा तो नहीं था रीज़न आपका? नहीं नहीं, ऐसा रीजन होता तो मैं पहले सवाल में आपको बता देता। ऐसा कुछ रीजन नहीं है। और आजकल तो यही है कि जब तक आप बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर नौकरी में मतलब की जॉब सिक्योरिटी है। तो प्राइवेट में जाके आप लगन बगन से काम करेंगे तो भी वो सिक्योर ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये एक पॉइंट जॉब आपने बहुत छूटेगा तो एक जॉब छूटेगा तो दूसरा जॉब मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, जब तक आप लगन मगन मेहनत से और आपने मतलब कि पूरा डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का तो कोई टेंशन है ही नहीं। ये बात तो आपने वो बहुत रीजन सही तो है नहीं जो आपने बोला। और आजकल तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स की जो वो है, जो क्रेज थी पहले जैसा उतना अभी थोड़ा कम है। पहले बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा कम है। अब तो ज्यादातर लोग मतलब कि पैसा ही देखते हैं, जिसमें ज्यादा पैकेज है उसी में ही जाते हैं। तो मेरा सब छोड़ राइट। के आने का जो मेन रीजन है, तो ये सब नहीं था, तो कुछ अलग ही पर्सनल रीजन थे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैं बता दूं, मैं बताना भूल गया कि अशोक सैमसंग में 6 फिगर सैलरी पे काम कर रहे थे, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि बार्क में जाना है, आई मीन डीएई में वो तो जाना है। हाँ ठीक है, पर हाँ, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो भी खास करके, खैर सिर्फ उसी में ही नहीं, वो भी बाकी सिक्स सब फिगर हो ही जाता है। प्राइवेट कंपनीज में जो भी जहाँ पे भी जाते हैं, खास करके आईटी सेक्टर हो गया, कोई भी आरएनडी सेक्टर हो गया, तो मोस्टली अगर आईआईटी से या फिर टॉप एनआईटी से प्लेसमेंट वगैरह होती है, तो 6 फिगर में ही होती है। अगर नहीं होती तो 1-2 साल में हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये है कि कॉरपोरेट में आप 3.5 साल तक रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉरपोरेट का आपका? और फिर गवर्नमेंट जॉब जो अभी है आपका, उससे कैसे आप कंपेयर करेंगे? क्या चेंज आया है आपके लाइफ स्टाइल में? देखिए, मैं पहले कॉरपोरेट का बता देता हूँ। तो जैसे कि मेरा जो अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस यही था कि जो दो चीज होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत बढ़िया थी। वहाँ पे रोज रोज मैं कुछ कुछ नया चीज सीख रहा था, जॉब भी चैलेंजिंग था, तो मुझे मजा भी आ रहा था। और हर चीज जो होता है वहाँ पे पूरा एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है, पूरा एकदम हर चीज सीक्वेंस में होता रहता है, जो प्लान हुआ है उसी के हिसाब से ही होता है। और ग्रोथ भी बढ़िया रहता है अगर आप सही में एकदम डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं और उतना मतलब कि बढ़िया आउटपुट दे रहे हैं, तो आपका ग्रोथ भी बढ़िया होता है और आपको भी मजा आता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था मुझे। प्रोफेशनल लाइफ तो बढ़िया ही था। और जो दूसरा जो आता है दूसरा चीज, पर्सनल लाइफ, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत लगी थी मुझे, और उसी के वजह से ही मैं ये जो मतलब कि एकदम स्विच किया था अपना जो कैरियर का पाथ। चलिए, बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं कि आईआईटी खड़गपुर में आपने 4 साल स्पेंड किया है, तो कुछ शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, कैसी लाइफ होती है वहाँ पे, और कैसे लोग एंजॉय करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और बाकी दुनिया की चीज़ें भी कर रहे होते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो सिर्फ पढ़ाई में ही मैं बिजी नहीं था, पढ़ाई के अलावा फिजिकल एक्टिविटीज भी था, कल्चरल एक्टिविटीज भी था। तो इन सारी चीज में मैं इन्वॉल्व था वहाँ पे।
और बहुत सारे दोस्त भी बने थे मेरे वहाँ पे, और वो दोस्त आज भी हैं। और वैसे है कि आज भी उनसे मिलना जुलना रहता है, बात वगैरह होता है। और वहाँ का जो लाइफ है, मतलब कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज होते हैं जो होता है, जिससे आप मतलब कि बहुत सारे नया स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गया। तो बहुत तरह की चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। खैर खैर, वो तो फिर बाकी कॉलेजेस में अवेलेबल रहता है। हाँ, लेकिन तो आईआईटीज में जिस लेवल पे चीजें होंगी वो बाकी कॉलेजेस में पता नहीं, हम लोगों को तो पता भी हाँ हाँ, वो नहीं। बात तो है, वो बात तो लेकिन है। ऐसे कुछ अच्छा रहता एग्जांपल्स है। जैसे आप दे सके कि स्पोर्ट्स में या फिर कल्चरल एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ एग्जांपल्स जिससे लोगों को थोड़ा और क्लियरली पता चले। मतलब कि आईआईटी वगैरह में ठीक है, आपने सवाल उठा ही दिया तो बता ही देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो मतलब कि जो पढ़ाई वगैरह होती है वो तो बढ़िया, उसका जो स्टैंडर्ड रहता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ याद करके रट के चले गए और बस उल्टी करके आ गए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल तो जो और जो जो मतलब कि टीचिंग होता है, टीचिंग का स्टैंडर्ड अच्छा है। और मतलब कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड मेनली अच्छा ही है, आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मतलब कि पढ़ाई के अलावा बाकी सारी जो चीजें रहती है, मतलब जैसे है कि आपको सारे स्पोर्ट्स, आप कोई भी गेम बताओ या कोई भी स्पोर्ट्स बताओ, वो उसका फैसिलिटी वहाँ पे होगा। और ऐसा नहीं कि फैसिलिटी मतलब कि बढ़िया ही होगा फैसिलिटी। सेम चीज कल्चरल हो गया, कल्चरल का कोई भी चीज बताओ उसके रिलेटेड वहाँ पे ग्रुप होती है। आपको गिटार बजानी है, आपको ड्रामा करनी है, आपको थिएटर करनी है, आपको गाना गानी है, कुछ भी करना है, उसके लिए वहाँ पे ग्रुप्स होती हैं और एक्टिविटीज भी होता है। तो ये तो मैं बस आपको दो तीन एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें वहाँ पे है बिल्कुल जिसके बिल्कुल। जिसका फैसिलिटी आपको मिलता रहता है, तो आप वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मतलब इसी में थोड़ा मैं भी ऐड कर देता हूँ कि कल्चरल भी होती हैं चीज़ें, प्लस इंजीनियरिंग साइड में भी अलग अलग चीज़ों की ग्रुप होती है। कोडिंग की ग्रुप होती है, डेटा साइंस की, बिजनेस की ग्रुप्स होती है, रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स की ग्रुप्स होती है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स बना रहे होते हैं कुछ लोग। हाँ, तो बेसिकली हर टाइप्स की ग्रुप्स आपको मिल जाएंगी, आपको जो भी इंटरेस्ट है कहीं ना कोई उस पर कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहाँ पे सीखने की। अ, आपको मतलब एक्सप्लोर करनी है अलग अलग चीजें, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, टेक्निकल, हर तरह की चीजें वहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और एकदम बढ़िया अच्छे फैसिलिटीज के साथ मिल जाएगा। और बिल्कुल उसका तो मैंने बहुत ही फायदा उठाया था, और मुझे ये काफी अच्छी भी लगी थी। और वहाँ का जो सोशल लाइफ था वो भी बहुत ही बढ़िया था। मेरे मतलब कि जो भी दोस्त वगैरह है, मतलब कि जिंदगी की जो होता है गोल्डन पीरियड, तो इट वाज वन ऑफ माय दैट काइंड ऑफ गोल्डन पीरियड इन आईआईटी केजीपी। बिल्कुल। बिल्कुल सबके लिए गोल्डन पीरियड ही होता है, और सबको अपने अपने टाइप के लोग मिल ही जाते हैं, तो दोस्ती यारी बन ही जाती है सबकी। अब आते हैं हम लोग, आपने जो जेई की प्रिपरेशन की थी नेशनल सुपर 100 दिल्ली में जो है, वहाँ से आपने प्रिपेयर किया था। और आई मीन वहाँ एक साल पढ़ के और आप आईआईटी खड़गपुर पहुँच गए, तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा नेशनल सुपर 100 का आपकी लाइफ में, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया ही था नेशनल सुपर 100 दिल्ली में। तो ऐसा होता है कि जो नेशनल सुपर 100 दिल्ली जो है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली उनको ही फोकस करता है, जो मतलब कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर जो मतलब कि वैसे प्राइवेट कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको वो हेल्प करता है कि फ्री में रहना खाना और कोचिंग देता है आईआईटी जे के लिए। तो अगर नेशनल सुपर 100 दिल्ली में मेरा सिलेक्शन नहीं होता 12th क्लास में, तो ऐसा सिचुएशन था कि मैं मतलब कि आईआईटी के बारे में सोचना ही छोड़ देता। मतलब कि और सीधा जो हमारा जो प्लेन साइड होता है, जैसे जिसमें कि हम लोग बीएससी करते हैं फिर एमएससी करते हैं, तो मैं वही लाइन पे जाता। तो नेशनल सुपरिटेंडेंट दिल्ली था, जिसकी वजह से मुझे आईआईटी, ये मतलब कि मैं आईआईटी एग्जाम दिया और क्रैक भी कर पाया। और वहाँ पे जो जो सिस्टम होता है कि मेरे टाइम पे तो जो था कि मोस्टली सारी चीजें खुद को ही करनी रहती है। और मेरे हिसाब से वही भी होना भी चाहिए हर जगह पे। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सब चीज खुद ही करना आना चाहिए, उनको बस कोई ये गाइड करने के लिए रहना चाहिए, बाकी सारा चीज उनकी खुद ही करना रहे, खुद ही
वो करेंगे तो ही बढ़िया होता है। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन था। सारा चीज हम मतलब खुद ही करना पड़ा था, और बढ़िया भी था, वहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया था। और ऐसा कह सकता हूँ कि मतलब कि जो मेरा लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट टाइप का है, तो वो वही साल था। उस टाइम में मैंने अपने आप को बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से जाना था। और वहाँ का एक्सपीरियंस इसलिए मतलब कि जब भी वो वाले दिन में याद करता हूँ, तो हर बार मतलब कि मेरे चेहरे पे मुस्कान ही रहता है, और मुझे खुशी लगती है कि ऐसे मतलब कि वो जो लाइफ था वो बढ़िया ही था। आज भी खुशी होता है वो दिन को याद करके। नहीं, ये बिल्कुल आपने मतलब सही बात कही। मैं भी जब रहमानी 30 के का टाइम याद करता हूँ, जब मैं 2 साल वहाँ पे प्रिपेयर किया था, तो मुझे भी लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा रिजल्ट वाला टाइम वही था। और हाँ, सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं बिल्ड हुआ था, क्योंकि सारी चीज़ें 90% चीज़ें खुद से हैंडल करनी होती हैं, तो सीख जाता है इंसान। और आई थिंक वो आगे एग्जैक्टली। चल के काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ कि मोस्टली चीज़ें स्पून फेड नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और उनको गाइड करना चाहिए, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ होना चाहिए, मे भी कोई मेंटर होना चाहिए। बट चीज़ें जो करनी है वो मोस्टली उनको खुद से कहना चाहिए करने को। तो ये इस बात से मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। एनीवे, अब आते हैं जो सबसे क्रक्स ऑफ द पॉडकास्ट है। अभी जो एस्पिरेंट्स हैं आईआईटी जेई 2024 में अपियर होने वाले हैं। हम 2014 में अपियर हुए थे, एग्जैक्टली 10 साल पहले। तो 10 साल के बाद जो, एक डेकेड के बाद जो नई जनरेशन आईआईटीज में अपियर होने वाली है, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? और फिर जो भी 8 महीने बाकी रह गए हैं उसमें उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि वो आईआईटी क्रैक कर सके? मेरा तो यही मानना है कि जैसे कि कोई भी चीज कर रहे हैं हम लोग, जैसे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन हो गया, जी मेंस के लिए प्रिपरेशन हो गया, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक बढ़िया स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो वो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि अब बहुत ही नजदीक आ गया जेई मेंस या फिर बहुत ही नजदीक आ गया जेई एडवांस, तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं करके एकदम अचानक किताब लेके बैठ गए। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले एक फुल प्रूफ एकदम प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, और फिर जाके उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करो। तो कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने के लिए मतलब आपको अपना खुद का कैपेबिलिटी पता हुआ है, तो स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आप एक टारगेट सेट कर दो कि मुझे क्या क्या करना है, मतलब कि, और वो टारगेट थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है मेरा टारगेट। तो हाँ, थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए, मतलब कि कर सकते हो वैसे आप में, हर बंदे में बढ़िया कैपेबिलिटी होता है, कर भी सकते हो। पर मेरा बिल्कुल कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर एक बार आपने अपना टारगेट सेट कर दिया, फिर उस टारगेट के हिसाब से कोई एक स्ट्रेटेजी बनाओ, और स्ट्रेटेजी ऐसे बनाओ ताकि जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप उसको ऐसा करो कि टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दो। बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा दिक्कत रहता है कि प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पाते। तो उस केस में आप आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए आपका ऐसे सीनियर हो जो पहले से आईआईटी की प्रिपरेशन कर चुका है, या फिर कोई मेंटर हो जो आपको बता सके। और जैसे कि या फिर कोई जो कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स होते हैं वो भी काफी हेल्पफुल रहते हैं, तो उनका हेल्प लेके आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, या फिर आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाए हो उनसे एक बार रिव्यू कर लो। पर एक पहले तो स्ट्रेटेजी बना लो। तो स्ट्रेटेजी बनाने में मतलब कि अच्छा टाइम लेना, 2-3 दिन का टाइम लेना। बढ़िया से एक बार स्ट्रेटेजी बना लिया, फिर उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना मेहनत करना शुरू कर दो, और उस स्ट्रेटेजी के पूरा एकदम लगन लगन से प्रिपरेशन करते रहो। तो बड़ी मैं तो यही कहूँगा कि यही चीज होना चाहिए, सिर्फ आईआईटी प्रिपरेशन के लिए नहीं, चाहे कोई भी चीज। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो खुद से स्ट्रेटजी बना सके। स्टार्ट कर देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, और बट उनको आइडिया नहीं होता कि प्रिपेयर कैसे करना है। 6 महीना तो फिगर आउट करने में लग जाता है उनको। तो हाँ, नहीं नहीं, आपको खुद को तो करना ही पड़ेगा, आप खुद के या साथ फिर तो वो बैठना ही ये कर पड़ेगा। सकते हैं कि किसी सीनियर से बात करें या किसी को मेंटोर बनाए अपना, और फिर उनसे कहें कि आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए स्ट्रेटजी बनाने में। बिल्कुल, वो तो बढ़िया, वो बढ़िया है।
खैर मतलब कि मैंने इस यही चीज को अपने कोचिंग के टाइम पे बहुत मिस किया। तो मेरे कोई प्रॉपर वहाँ पे गाइडेंस नहीं था, कोई मेंटरिंग के लिए कोई था नहीं, तो मुझे मतलब कि उसका उस चीज का कमी बहुत महसूस हुआ था। और बिल्कुल बाद में जाके रियलाइज हुआ, तो अभी भी लगता है कभी कभार अगर कुछ वैसा होता प्रॉपर गाइडेंस, तो शायद मेरी जो रैंक थी और भी बेहतर आ सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा एडवाइस दिया है आपने। एंड आई होप कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं आईआईटी जेई के उनको इससे फायदा होगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जेई मेंस आपके टाइम भी था आई थिंक, और अभी भी जेई मेंस और जेई एडवांस हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जेई मेंस को पहले क्लियर कर लो और फिर 4 महीने टाइम रहेंगे उसमें जेई एडवांस क्लियर कर सकते हो, जेई एडवांस पे फोकस कर सकते हो। तो जेई मेंस में 99 परसेंटाइल का भी एक अलग ट्रेंड चल रहा है कि जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लेकर पहले आइए, और फिर जो 4 महीने टाइम बचते हैं जेई मेंस से जेई एडवांस के बीच, उसमें आप एडवांस पे फोकस कीजिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इन जनरल आप जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या डिफरेंस देखते हैं? और फिर जो स्ट्रैटेजी है कि 4 महीने ही सिर्फ जेई एडवांस पे फोकस करना चाहिए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कितना इफेक्टिव है ये स्ट्रैटेजी? देखिए आपने जो भी बोला वो तो सही है कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का प्रिपरेशन को लेके काफी दिक्कत है। दो दोनों का सिलेबस सेम ही है, पर दोनों के लिए जो प्रिपरेशन जो अप्रोच होता है वो अलग अलग होता है। तो मतलब कि और हर बंदे का अलग अलग स्ट्रेटेजी भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक स्ट्रेटेजी अपनी डिसाइड कर दिया तो उसी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना है सबके लिए, उसी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना, ऐसा भी नहीं। तो कभी कभार क्या करते हैं कि जिन लोगों को थोड़ा कम कॉन्फिडेंस होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आईआईटी तो नहीं हो पाएगा अभी, आप अगर होगा तो बड़ी मुश्किल से होगा, तो एटलीस्ट जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करता हूँ, और जेई मेंस में तो अच्छा रैंक आ गया तो एटलीस्ट बढ़िया एनआईटी तो मिल ही जाएगा। तो कुछ लोगों के मन में वो भी रहता है, और कुछ लोग के मन में ऐसा रहता है कि ठीक है जेई मेंस होगा ना होगा, अपने को तो आईआईटी ही निकलना है, तो जेई मेंस में कुछ नहीं रखा है। तो ऐसे सबका अलग अलग प्लानिंग रहता है। तो मेरा भी कुछ इसी टाइप का ही था अपने टाइम पे, मेरे को थोड़ा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं, तो मैं जेई मेंस के मतलब कि कुछ 4 महीना पहले मैंने जेई मेंस के एकदम पूरा जम के तैयारी करना शुरू कर दिया। तो होता है वो अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है, और एक स्टेज के बाद भी लग भी जाता है बच्चों को, अपने आप को ही लग जाता है कि खैर अभी 2-3 महीने जेई मेंस के बच्चे हैं तो थोड़ा जेई मेंस की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, जे एडवांस का फिर कर लेंगे, तो वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अभी जैसे कि 3 महीना है जेई मेंस के लिए, तो आप अभी 3 महीना को अच्छे से जेई मेंस के प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर आते हैं हम लोग, तो नवोदय के प्रोडक्ट रहे हैं आप, 6th क्लास से लेके आई थिंक 12th क्लास तक आपने नवोदय में स्पेंड किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सिखाते हैं वो ऐसा? आई मीन नवोदय में कुछ कुछ खास बात तो है, क्योंकि जो लोग भी वहां से निकलते हैं उनके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज तो वो एक्वायर कर ही लेते हैं वहां से। और फिर अगर कुछ ऐसी स्टोरीज हो, क्रेजी स्टोरीज बिल्कुल, तो इफ यू कैन शेयर दैट विद द ऑडियंस। ये मैं नवोदय में 6 से 12 तक पढ़ा था, और बहुत ही बढ़िया टाइम था वो मेरे लिए। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने वहाँ से सीखा कि डिसिप्लिन होता है, कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वहाँ से मैंने सीखा था। और नवोदय में मैंने बहुत सारे दोस्त, मतलब मेरे जो भी दोस्त वगैरह हैं जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो मोस्टली नवोदय से ही है। और अभी जैसे कि 5-6 लोग तो ऐसे ही हैं जिनके साथ मतलब जब भी गाँव जाता हूँ उनसे मिल लेता हूँ, और कभी कुछ कोई अच्छा हुआ बुरा हुआ वो हर बार मेरे साथ ही रहते हैं। तो एक बढ़िया फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड ग्रुप है मेरा नवोदय का। और नवोदय के जो टीचर्स भी थे वो भी काफी हेल्पफुल थे, वो ऐसे कि अपने को मतलब कि एकदम खुद के माँ बाप जैसा ही ध्यान रखते थे। और नवोदय का जो पूरा लाइफ है वो बढ़िया ही था, और हम लोग कहीं पे भी जाते हैं हमारा एक मतलब कि बढ़िया नेटवर्क है। बिल्कुल कि जैसे कि आईआईटी खड़गपुर में गए थे तो वहाँ पे भी एक नवोदय नवोदय का नेटवर्क था, तो वहाँ पे भी हम लोग मतलब कि दूसरे नवोदय से मिलते थे, और उनसे कुछ अगर कभी जरूरत हो हेल्प वगैरह लेते थे। और जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी एक नवोदय मतलब कि काफी सारे नवोदय के मिलते हैं, तो उनसे भी बात करके बढ़िया लगता है, वो भी हमें मतलब कि काफी हेल्पफुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे अशोक साहू जो मेरे फ्रेंड है, अभी उन्होंने नवोदय में पढ़ाई की और फिर वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन आया उनको, फिर वो नेशनल सुपर 100 गए।
और देखिए कि कैसे चीज़ें बिल्ड हुई हैं। और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने मोस्टली खुद से प्रिपरेशन की, और जिससे कि सेल्फ रिलायंस आया उनके अंदर। और फिर उसके बाद वो आईआईटी खड़गपुर गए। फिर आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने 6 फिगर सैलरी पे सैमसंग में स्टार्ट किया काम करना, और फिर अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में साइंटिफिक ऑफिसर हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। और होपफुली बहुत सारे लोगों को आपकी स्टोरी से फ़ायदा होगा और इंस्पिरेशन मिलेगा, और लोग इस को इस पॉडकास्ट को देख के मोटिवेशन लेंगे और इंस्पिरेशन लेंगे, और अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे। और होपफुली दे विल बी सक्सेसफुल इन क्रैकिंग आईआईटी जेईई 2024। धन्यवाद तो वैसे मुझे आपको भी करना चाहिए। आपने कुछ नया चीज शुरू किया है, ऐसा चीज शायद पहली बार ही हो रहा है, मतलब कि मेरे हिसाब से तो। और आपने जो भी एफर्ट कर रहे हैं तो उसको बनाए रखिए, यही विनती है। थैंक यू सो वैसे मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मतलब कि नहीं, आपको बहुत लगा बहुत कि धन्यवाद आपका आने के लिए। और बहुत ही आभारी हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इंदौर में कभी, आता हूँ तो। एंड फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप कि आप सबको इससे बहुत फायदा हुआ है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय। So there you go, that's it for today. If you like this conversation, please give it a thumbs up and let us know in the comment section below how you feel about it, and subscribe to our channel so you keep getting awesome content in your feed. See you in the next episode of the IITN podcast.